सवाल नंबर 1। एक्स और वाई की वैल्यू आपको 3:4 दी गई है और ये पूछा गया है, तो बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे और वाई की वैल्यू 4 रखेंगे। 4 × 3 और 3 × 4 हो गया। ये नीचे करेंगे तो 4 × 4 - 4 × 3 हो जाएगा। ऊपर 12 और 12 24 हो चुका है, नीचे 16 - 12 4 हो जाएगा। अनुपात आएगा 6:1, 6:1। ऑप्शन नंबर 3। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है, पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहली 5 भाज्य संख्याओं के मध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के मध्य का औसत पूछा है। तो सबसे पहले तो हम संख्याओं को लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। संख्या 1 को ना तो हम अभाज्य में काउंट करेंगे ना भाज्य में काउंट करते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं से और 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, इनमें किसी और का भाग नहीं जाता है। तो ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। इनको जोड़ते हैं 2, 3, 5, 7 + 11, तो इनका आंसर आपको मिलेगा 28। इसी प्रकार भाज्य संख्याएं जो बची 4, 6, ये पहली 5 हमारी भाज्य संख्या है। यदि और पूछता तो हम और आगे तक निकालते। 4 + 6 + 8 + 9 + 10, जब इनको आप जोड़ोगे तो 37 आएगा। अब उसने पूछा है, इनको घटा देंगे हम 37 - 28 और इनका औसत ले लेंगे 5, तो कितना आएगा? ऊपर 9 नीचे 5, इनको आप करोगे तो 1.8 आएगा। सवाल नंबर 5। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में से एक वर्तखंड काटा जाता है। वर्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि यदि एक वर्त है और इसका पूरा कोण कितना होगा? पूरा कोण होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है एक वर्त में पूरा कोण। तो उसका एरिया कितना हो जाता है 360 के रिस्पेक्ट में πr², जो कि वर्त का क्षेत्रफल है। बाकी दूसरा यदि बात करें, उसने पूछा है हमसे 40 डिग्री पर कोण कितना होगा। 40 डिग्री ये होता है, तो इतना एरिया का मान क्या है ये उसने पूछा है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। 360 जब कोण होता है तो एरिया कितना होगा πr²। जब 1 डिग्री होगा तो कितना होगा πr²/360। तो 40 डिग्री है तो कितना होगा πr²/360 × 40, ये होगा। 0 से 0 कट गई और 4 से ये गया 9 बार, तो हमारा आंसर आया πr²/9। अब क्या दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर है, तो r की जगह हम 21 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया 154 × 3⁴ तो 9 से 9 ये कट जाएगा 154। तो हमारा आंसर तो आ चुका है 154। मगर यहाँ एक बात समझिए आप कि πr² का मान मैंने सीधा कैसे लिख दिया। तो देखिए कि जब रेडियस 7 होती है तो उसकी परिधि 44 होती है और एरिया 154 होता है। ये आप इतना याद कर लीजिए। अब यदि जितना हम त्रिज्या को गुना करेंगे, जैसे 21 करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा? 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया 21, तो परिधि को भी उसी रेशियो में हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 44 को 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा। और 154 जो एरिया है इसको 3 के स्क्वायर से करना पड़ेगा।
क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या आता है स्क्वायर होता है, जबकि इसमें आर क्या होता है, पावर एक ही होती है जितनी, इसलिए यहाँ पर हमने तो केवल जैसे 3 किया तो यहाँ 3, और एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप तुरंत उसका मान निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का, जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सवाल नंबर 11, इसमें कहा गया है कि एक आदमी 5 किलोमीटर से चलता है और दूसरा 5.5 से, दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 8.5 हो जाती है, किलोमीटर हो जाती है। तो ये दूरी किस वजह से आई, जो ये 0.5 एक्स्ट्रा किलोमीटर से चल रहा है इसी की वजह से आई, बाकी तो दोनों की चाल सेम है। तो इस चाल से इतनी दूरी तय की गई, तो इस चाल से डिवाइड कर दिया है हमने, तो पॉइंट से पॉइंट कट चुका है और आंसर आ चुका है 17 घंटे। ये हो चुका है आपका। सवाल नंबर 13, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 से गुणा करते हैं और हर को 2 से गुणा किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो दी गई भिन्न क्या है, अंश x है तो हर कितना x+2 हो जाएगा। अंश को मल्टीप्लाई किया है 2 से और हर को, अंश को 3 से और हर को 2 से किया है तो भिन्न आ जाती है 1/2। तो अब ये उधर चले जाएंगे तो x का मान कितना आएगा, x+2, ऊपर चला गया 2 और नीचे आ गया 3×2, 2 से 2 कट चुका है, भिन्न का मान हो चुका है 1/3। यही तो पूछा है कि मूल भिन्न कितनी थी। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 को हम 2-3 मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या दिया गया, एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 है। तो वो धनराशि पूछी है। तो देखिए 1 साल का 4% ब्याज है, तो साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 1 साल का यदि 4 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.16% हो जाएगा बस। तो 8.16, अब इसमें से यदि आप इसको घटाओगे तो कितनी आएगी, 0.16% आ जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी देर की है, 20, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट इधर नीचे जाएगा 100 और वो 100 उधर चले जाएंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000/16। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब ये 16 गया 4 बार और 20 गया 5 बार, और इस 4 से ये 100 कट चुका है 25 बार, तो ये आ गया 125,000। ये हमारा आंसर 1 आ चुका है। ये था पहला मेथड। अब आप जानिए दूसरा मेथड, कि जब 4% को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। तो 2 साल के लिए मैं क्या करूँगा, 25 × 25, 3 साल लेता तो 25 × 25 × 25, यानी जितना नीचे है 25 पर ब्याज कितना आया, 1, यही तो कह रहा है वो। तो मैंने लिया 625 मेरा मूलधन। पहले साल ब्याज कितना आया, 25, दूसरे साल कितना आया 25 पर चक्रवृद्धि ब्याज से, 625 का तो 25 आ गया, और इस 25 का भी तो निकालना पड़ेगा जो पहले साल हमारे पास आया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल आपके पास राशि आती है उस पर भी ब्याज लगता है। तो 25 का ब्याज कितना आया, 25 का ब्याज आया 1। अब यहाँ पर ये देखिए कि साधारण ब्याज कितना है, पहले साल 25 और दूसरे साल भी 25 मिलेगा साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 एक्स्ट्रा, तो बस यही इनका अंतर आ गया। तो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो 625 जो कि हमारा मूलधन है उसकी पूछी है, तो 625 × 20 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है कि मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार कि मेरा मूलधन x मान लिया, इसका पहले साल का ब्याज जैसे निकाला 4%, और उसी का तो निकाला है हमने, तो वापस से 4%, तो कितना आ चुका है, ये आपका आ चुका है 20, ये दे रखा है आपको। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू वही आएगी, आप सॉल्व करके देख लेना। तो इस प्रकार मैंने इस सवाल में आपको 3 मेथड बता दिए हैं। सवाल नंबर 19, समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रम से CD और AD के अभिलंब हैं।
तो ये दिया गया हमें एक समांतर चतुर्भुज और इसका परिमाप पूछा है और कुछ इसकी भुजा की लंबाई दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको दिया गया ए एल, सबसे पहले तो इसको हम मार्क करते हैं ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और उसने क्या कहा है कि एल लंब है सी डी पर, तो सी डी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर है क्या, एल लंब, यहां से एक लंब डाल दिया, ये है एल, तो एल लंब है सी डी पर हो गया। इसी प्रकार एक सी एम लंब है किस पे, ए डी के ऊपर, तो ए डी को हम आगे बढ़ाते हैं, यहां से मिलाएंगे, तो ये m है सी डी पर लंब। अब आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ओके, एल आपको यहां पर दी गई है 20 और सी डी दी गई है 18 और सी एम आपको दिया गया है 15। तो अब क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल को हम एक बार तो इस वाले से निकालेंगे और एक बार इस वाले से निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए आ गया मेरा पेन। तो देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल होगा ए बी आधार हो गया है और सीधी ऊंचाई, कोई तो ऊंचाई कहते हैं जो कि हमारी एल है। दूसरी बार हम ए डी को यदि आधार लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, सी एम। ए डी को मैंने लिया आधार, तो सी एम हमारी क्या हो गई, ऊंचाई। बस अब इनके मान रखने हैं। तो ए बी का मान कितना आ गया, जो सी डी है और ए बी दोनों बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये हो गई हमारी 18। एल आपको 20 दी गई है, ए डी आपसे निकालनी पड़ेगी हमको, उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। और सी एम आपको 15 दे रखा है। तो AD की वैल्यू कितनी आ चुकी है, AD की वैल्यू आ चुकी है 18 इंटू 20/15। अब जब इनको आप काटोगे तो ये 3 और ये 4 और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 से 6 बार। तो आ चुका है AD की लंबाई 24 आ चुकी है। अब आपसे पूछा है इसका परिमाप, तो ये 24 तो ये भी 24 और ये 18 तो ये 18, इन सबको बस आप जोड़ दो तो क्या होगा, 2 इंटू 24 प्लस 18, ये हो गया परिमाप। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 84, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 20, पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चों के हिस्सों को निरूपित करता है। यदि मनीष का वेतन 50,000 है और इसकी इच्छा है कि मासिक वेतन दोगुना हो और उसके खर्च पर उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो, तो उसको अन्य खर्चों पर कितनी राशि खर्च करने की आवश्यकता है। यानी कि उसका खर्चा था, यानी कि उसका वेतन था 100 रुपए, तो वो 10 रुपए तो खर्च 10 रुपए तो बचाता है और 40 रुपए हाउस होल्ड पर खर्च कर रहा है। अभी भी उसका मासिक वेतन तो सेम रहेगा, मगर वो कह रहा है कि सेविंग पर मुझे क्या करना है, डबल कर देना है। तो सेविंग 10 थी तो 20 हो गई, 20% हो चुकी है। अब 20 हो चुकी है तो 100 में से कितना बचा, 80, और 80 का 50% कितना होता है, 40 ही होता है। तो हाउस होल्ड पर खर्च अभी भी 40 ही है। तो टोटल कितना बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा है बस 10%। तो ये 10% बढ़ाया है, तो 100 था, टोटल था 100 और 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 5,000। यानी 5,000 वो सेविंग पर बढ़ाता है, तो बाकी में से उसको 5,000 ही कम करना पड़ेगा। और यही दिया गया है कि उसको अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करनी पड़ेगी, 5,000 कम करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 24 में क्या कहा गया है कि 23 का न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए 16, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा,
ये आएगा, आप करोगे तो 504 आ जाएगा। तो क्या होगा, एलसीएम इंटू के। अब देखिए इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से करते हैं। तो 18 में से यदि 7 जाएगा तो 11 आता है, और 21 में से 10 जाता है तो भी 11 आता है, 24 में से 13 जाता है तो भी 11 आता है। यदि शेषफल 11 आता है तो कैसे करेंगे, तो एलसीएम इंटू के माइनस जो हमारा घटाने पर आया सेम 11 घटा दिया है, ये होगा हमारा जो भी संख्या आएगी। तो एलसीएम आया है आपका 504 इंटू के माइनस 11। अब देखिए कि हमारे पास ये तो आ चुकी है भिन्न। अब ये पूरी संख्या है जो 23 की गुणज होनी चाहिए, यानी कि 23 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो क्या होगा कि इसमें 23 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखकर देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू 30 के आसपास है। तो 30 कब आएगा, जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 504 को के की जगह हमने 6 रख दिया है। अब देखिए कितना आता है, तो ये आता है 30 24 माइनस 11, और घटाने पर आ जाएगा आपके पास 30 13। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। अब इसको करने का एक और मेथड है, देखिए किस प्रकार। तो ये दूसरा जो मेथड है वो हमें करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो मैं सबसे पहले इसको मिटा लेता हूं। देखो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डिफरेंस कितना आया था, 11 आया था, सभी में 11 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन में सब में 11 जोड़ रहा हूँ, सभी ऑप्शन में मैं 11 जोड़ रहा हूँ। तो पहले ऑप्शन से कितना आता है, 31 14 आ जाता है। दूसरे ऑप्शन से कितना आता है, 31 24 आता है। तीसरे ऑप्शन से कितना आता है, 31 42 आ जाता है। तीसरे ऑप्शन से कितना आता है, 30, और ये आ जाएगा 24। ये ऑप्शंस आ चुके हैं। अब क्या है कि इन सब के अंदर किसका, कि पहले 7 बच रहा था और 18 से भाग जाने के लिए कितना और जोड़ना था। तो 7 में यदि आप 11 जोड़ दो तो 18 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 10 था तो 10 तो उसमें था, और क्योंकि 10 बच रहा था, 10 में 11 जोड़ दोगे तो किसका, 21 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार अगला, तो इसमें अब 18 का भी भाग जा सकता है, और 21 का भी, और 24 का। यदि 18 का जाता है तो 9 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, क्योंकि 18 के टुकड़े 9 और 2 होते हैं। तो अब आप चेक करिए कि इनमें से 9 का भाग किन किन में जाता है। तो पहला हम चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं, तो 9 9 तिया 27, तो पहला चेक करते हैं, 9 तिया 27, 27 4 बच चुका है, 41, और तो 9 का हमें चेक करना। 9 का चेक करने का तरीका क्या है, सब संख्याओं को जोड़ दो, सब डिजिट को जोड़ दो, और उसको 9 से डिवाइड करके देखो। तो 3 और 1 कितना हो चुका है, 4, और 1 5, 5 और 4 9। तो ये वाला जा सकता है, हो सकता है आंसर। दूसरा क्या है कि 3 और 2 5, और 1 और 4 5, 5 और 5 10। तो 10 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी 10 आएगा जो कि नहीं जाता, और ये 9 आता है। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास जो कि हो सकते हैं। अब 21 में कौन किस किस का होता है, 7 होता है और 3 होता है। तो हम इसमें अब 7 बचे हुए में 7 से भाग कर कर देखेंगे। तो जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, और फिर 31 बचा, फिर 7 चौक 28, और 34 बचा। अब 7, यानी कि इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो यह भी हमारा ऑप्शन कट हो चुका है। और जब आप इसमें ट्राई करके देखोगे तो 7 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो चुका है ऑप्शन नंबर 4। तो दूसरा मेथड ये था जिससे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 में क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी होगी।
तो उतने ही टाइम में हर बार वह दोगुनी होती जाएगी। जैसे यदि 5 साल के अंदर वो दोगुनी हुई है कि पहले 1 थी तो 5 साल में कितनी हो गई, दोगुनी। तो अगले 5 साल में वो 2 की फिर दोगुनी हो जाएगी 4, अगले 5 साल में फिर वो 4 की दोगुनी हो जाएगी 8। तो टोटल हमारा यही तो पूछा है कि 15 साल, और 15 साल में कितनी गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई। हमको वैल्यू दी गई है 12,000, तो 12,000 की 8 गुनी कितनी होती है, 96। ऑप्शन नंबर 4। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा क्या है कि 5 गुनी, हाँ 5 साल में कितनी गुनी हुई है, 2 गुनी। ओके, 15 गुनी हुई है, तो इसको हम 5 के रूप में तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3 होगा। तो क्या होगा, जितना भी ये एक्स्ट्रा आया है 5 को जिससे मल्टीप्लाई किया है जितना भी, वो क्या होगा, 2 की पावर के रूप में होगा। 2 की पावर के रूप, तो ये कितना आया, 8 आया। यानी कि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष 8 गुना हो जाएगी। तो राशि थी 12 इंटू 8, 96। तो दूसरा मेथड ये है। तो दूसरे मेथड में क्या है, यदि किसी राशि को हम, जैसे यहाँ 5 था तो 5 को n से मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर भी n ही होगी। 2 यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि वो 2 गुनी हुई है। यदि 3 गुना पूछता तो यहाँ हम 3 लेते। सवाल नंबर 28, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 13 और 15 इनके वर्गों का अंतर पूछा है। तो आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब देखिए अंतर सबका कितना है, अंतर सबका बराबर है 2 2 2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये तो 2 है, बस हम इनको जोड़ेंगे और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल लास्ट डिजिट जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ा 8 आया, और 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। 7 और 9 16 होता है 6, और 6 को 2 से करोगे तो 12 आएगा, और 1 और 3 4, और 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। तो अब लास्ट डिजिट 6 किस में आ रहा है, इसमें। क्यों, क्योंकि हमारा 56 है तो 56 में लास्ट 6 आ रहा है, और 6 इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दूसरा, फिर यदि आपको स्क्वायर करने पड़ेंगे, जैसे कि 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप लास्ट डिजिट देख सकते हो, 15 के स्क्वायर में 5 आएगा लास्ट डिजिट, और 13 के स्क्वायर में कितना आएगा, 169 9 आएगा। तो 5 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो 15 में से तो जा सकता है, तो 15 में से गया 6। तो इस प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ज़्यादा आसान कौन सा वाला मेथड है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, यानी कार के मूल्य में हर साल 20% की गिरावट हो जाती है, और 2 वर्ष बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है। तो कार का पहले मूल्य कितना था, तो इससे तो कुछ ज़्यादा ही रहा होगा। तो सारे ऑप्शन हमारे ज़्यादा है, तो मान लिया हमने x था। अब देखिए कि 20% अवमूल्यन हो जाता है तो कितना रह जाता है, 80%। और 80% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4/5। तो पहले साल गिरा 4/5 हो चुका है, अगले साल फिर उसका 4% 5 हो चुका है जितना था, तो आ चुका कितना है, 4,80,000 ये आ चुका है। जब आप इसको सॉल्व करना है बस अब, क्योंकि 4 16 16 से 48 कट जाता है 3 बार, और नीचे 25 25 75 आ चुका है, और 75 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 31, एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवमूल्यन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछी है। तो अब यहाँ पर टावर बड़ा होगा या इमारत बड़ी होगी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो, तो यह आप कैसे पता करेंगे कि अवमूल्यन
अवनमन कोण दिया गया है आपको, यदि वो उन्नयन कोण कहता तो हम ऊपर की तरफ, यानी कि बंदा कहाँ पर खड़ा है, इमारत पर खड़ा है, मान लिया कि ये इमारत और यहाँ खड़ा है। यदि वो उन्नयन कोण कहता तो हम ऊपर की तरफ जाते, उसने दोनों कोण को ही अवनमन कोण कहा है इसलिए हम नीचे गए। यदि वो एक को उन्नयन कोण और एक को अवनमन कोण कहता तो हम ऊपर और नीचे दोनों जाते, उसने क्या कहा, अवनमन कोण, यानी कि हम दोनों बार नीचे ही देख रहे हैं, तो इसलिए टावर क्या होगा, छोटा होगा। अवनमन की बात आती है तो ऊपर से नीचे का देखने का होता है। ये हो चुका है टावर का शीर्ष और ये हो चुका है टावर का पाद। तो ये है हमारा टावर और ये है इमारत। तो टावर इमारत से छोटा हो चुका है। बस अब आपको कोण के लिए ऊपर नीचे कुछ नहीं, जैसे आप नीचे से लेते हो हमेशा वैसे ही आपको मानने हैं। तो देखिए ये कोण उसने कितना दे रखा है कि टावर के शीर्ष का कोण है 30 डिग्री और ये वाला कोण कितना है, पाद का 60 डिग्री, ये दे रखा है आपको। अब टावर की ऊंचाई भी हमको दे रखी है, वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि ये पता है ये 60 है और ये तो 90 होगा ही, तो ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो इस त्रिभुज में यदि ये 30 है तो इसके सामने की भुजा आपको रेशियो में पता है 1, 60 के सामने की भुजा √3 और ये हो गई 2 के रेशियो में। तो इसको जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, अभी हो चुकी है। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं, ये यदि 30 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 60 होगा। तो 30 के सामने की भुजा कितनी आ चुकी है, 1, यानी यहां से लेकर यहां तक की भुजा ये आ चुकी है 1। 60 के सामने की भुजा कितनी आई है, √3। ओके, अब देखिए कि ये वाली भुजा यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको यदि √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा √3, और तो इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी अब ये हमारी भुजा कितनी हो गई है, 3 हो चुकी है। तो इसको मिटाकर हम लिख देते हैं 3। ये हो चुकी है हमारी पूरी भुजा, कितनी हो चुकी है, 3। और इतनी भुजा कितनी थी, 1 थी। 3 का मान उसने कितना, और बाकी बची कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 3 का मान उसने कितना दिया है, 60 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसने पूछा किसका है, 2 का मान, और तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 40। यही तो हमारा आंसर है कि ये 2 इमारत ये टावर की ऊंचाई के बराबर ही तो है। 2 इधर देख लो और चाहे इधर देख लो, यही तो बराबर है। तो ये हो गया 40। यदि ये सवाल आपको समझ में आया है तो अच्छा है, और यदि नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करेंगे। मैं अगले पेपर से पहले इसको जरूर आपको वापस से बताने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 33, यदि समीकरण 2x² - 8x - m बराबर 0 का एक मूल 5/2 है तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ax² bx + c बराबर 0 में मूलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यदि इसके मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा -b/a। दूसरी चीज, मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर होगा c/a, ये प्लस के अंदर है। तो ये हमें करना है। अब हमें दी गई है ये समीकरण, तो इससे आप मूलों का योग निकालिए। तो माइनस हम यदि दिया हुआ है तो इसको अंदर काउंट करेंगे ब्रैकेट के, और बाहर ये मानेंगे कि प्लस ही है, क्योंकि हमारी समीकरण में प्लस ही है बाहर। इसी प्रकार ये -m है तो इसको अंदर ले लेंगे और यहाँ पर बीच में प्लस ही मानेंगे। तो ये समीकरण को मैं आपको साफ दिख जाए इसलिए एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 2x² + -8m + -m
बराबर 0, m नहीं यहाँ पर x है। तो अब देखिए कि माइनस बी अपॉन ए क्या होगा कि -8 और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 8/2, ये आ गया 4, और यहाँ रखेंगे तो -m/2, ये हो चुका है गुणनफल। अब हमें दे रखा है अल्फा की वैल्यू, एक मूल दे रखा है 5/2, बीटा की बराबर आ जाएगा, कितना दे रखा है 4, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, ये 2.5 ढाई घटाएंगे तो 1.5 यानी 3/2 आ जाए, ये उधर जाइए आप घटा दीजिए, इसको आ जाएगा। तो बीटा का मान दूसरा मूल हमारे पास 3/2 आ चुका है। तो एक तो आप देख सकते हैं इसमें 3/2 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। बाकी हम अब इसका भी मान निकालेंगे m का, तो कैसे निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास मूल आ चुके हैं, एक मूल था 5/2 और दूसरा है 3/2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, -m/2 के। तो यहाँ 2 से 2 कट चुका है और ये आ चुका है 15/2, यानी m का मान कितना आ गया 15/2, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ m माइनस है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी है, पहली है मूल और दूसरी है m का मान। सवाल नंबर 38, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की कमी कर देने से 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो 5% लाभ और 5% हानि दोनों मिलाकर 10% हो चुके हैं, क्योंकि यदि क्रय मूल्य से इधर जाते हैं तो ये आएगी वैल्यू कितनी 5/95, और इधर जाएंगे तो 105, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ चुका है 10। तो यही तो लिया हमने 10% की वैल्यू। अब आपको कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभ में 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी 105 पर बेच रहा है। यदि 100 की चीज है तो 105% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/10 इंटू 100, 105, 100 क्या 105, तो 0 से 0 कट जाएगी और 525, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 42, इसमें क्या कहा गया है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी है। अब पहली घंटी 2 मिनट पे बजती है, दूसरी 3 मिनट पे बजती है, तीसरी 5 मिनट के अंतराल पर इस प्रकार बजती है। उन तीनों घंटी को बजाया गया कितने बजे, 8 बजे बजा दिया गया। अब पूछा है कि 9 बजे तक वो कितनी बार और एक साथ बजेगी। तो देखिए इस सवाल में आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा 6 30 आ जाएगा, यानी 30 मिनट में वो एक बार बजेगी। तो अब टोटल 8 बजे से 9 बजे तक कितना हो चुका है 60 मिनट हो चुका है। तो 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो 2, यानी 2। तो अब यदि वो 8 को भी यदि सम्मिलित करता, जो सबसे पहले एक साथ बजी थी और उसके बाद में 8:30 पे बजती है और फिर 9 बजे बजती है, तो टोटल कितनी आएगी 3 आएगी। हम करते हैं कि 2 हमारा जो आया है घटाने, जो भाग देने पर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। मगर उसने कहा है 8 वाले को काउंट नहीं करना। कैसे, आंसर में देखिए, बजना शुरू करने के बाद, यानी 8 बजे बजी तो उसके बाद बजना शुरू होने के बाद कितने बार बजेगी। तो बजना शुरू हो चुकी है तो उसके बाद में तो 2 बारी और बज रही है, एक बार 8:30 पर और एक बार 9 पर। सवाल नंबर 44, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से रह गया। दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और उसको परसेंटेज में 5% अंक पास होने से ज़्यादा मिले हैं। यानी पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, पास होने के लिए चाहिए थे 5% घटा दो तो 75% चाहिए थे। और 75% किसके बराबर दे रखा है आपको, ये 75 बराबर है 65 + 20, यानी उसके 20 नंबर और आते, 65 आए थे 20 और आते तो उसके 75% हो जाते, वो पास हो जाता। तो ये 65 को हम इधर ले आते हैं तो यह घटने पे आएगा 10%, और 10% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। तो परीक्षा का पूर्णांक होता है 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। सवाल नंबर 48, इसमें इसका मान x का मान निकालना है। तो हमको √3 इधर है
तो इधर भी हम √3 करते हैं। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, 4 इंटू अंदर तोड़ दिया √ के अंदर, x 4 इंटू एक्स √3, इधर ये हो चुका है। अब ये 4 है तो इसको बाहर निकालते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, अंदर बचा √3, 4 प्लस एक्स √3, ये आ चुका है। यहाँ एक ये x है, x √3, तो अब ये उधर जाएगा और घटकर x √3 हो जाएगा, बराबर 4 के बराबर है, तो x का मान आ जाएगा 4/√3, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या दिया गया है कि p प्लस क्यू और q p का मान दे दिया और q का मान दे दिया है, तो p/q पूछा है आपसे। तो p क्या है, p दे रखा है ये, और q दे रखा है 2 माइनस √3, ये पूछा है p/q। अब नीचे जब भी हम इस प्रकार की होती है √3 √ में होता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए विपरीत साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर नीचे, तो इससे क्या होगा कि ऊपर तो आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a स्क्वायर, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 1। तो ऊपर हमारा बच चुका है केवल स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करोगे आप, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, बाकी 2 √3, तो आंसर आ चुका है 7 प्लस 4 √3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 51, तो इस सवाल में इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 1/2 भाग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1/4 आ चुका है, इंटू 1/2 है, प्लस 1/2 भाग, और इसको सॉल्व किया तो 3/16 आ चुका है। अब भाग के साइन को सॉल्व करेंगे, तो भाग को मल्टीप्लिकेशन में करने पर ये उल्टा हो जाता है, और आगे भी ऐसा ही होगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे पहले वाले को, तो ये पूरा कट चुका है और 1 आएगा। दूसरे में देखोगे तो 2 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा, 8/3, तो कितना हो चुका है 11/3, इनका एलसीएम लेने पर। सवाल नंबर 52, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो जो ऑपरेशन हम संख्या में लगाते हैं वही हम रिमाइंडर में शेषफल में लगाएंगे। तो संख्या हमारी n है और इसका रिमाइंडर है 2, संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर कर दो, 4 हो गया। और इसको 5 से भाग देने पर पूछा है, 5 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 5 से भाग देने पर 4 ही रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो ये हो चुका है। अब पूरे यदि हम बेसिक से करें इसको, तो किस प्रकार से करेंगे, तो यदि n को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल, तो कुछ संख्या इस प्रकार रही होगी कि 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचा है। अब इस संख्या को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको ओपन करिए आप, तो यह आ गया 25x², 4 और 5 दूनी 10 और 2 10, 20x, ये आ चुकी है संख्या। अब देखिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 25x² प्लस 20x प्लस 4, ये हो चुका है। अब जब आप इसमें 5 से भाग दोगे, तो यहाँ पे तो 5 से भाग चला जाएगा, कट जाएगा, ये यहाँ पर 5 से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी बचा जो, यही तो बचा है जो शेषफल बचा है, कि इसमें 5 का भाग नहीं जाता है, तो कितना बच चुका है, ऊपर 4 बच चुका है, तो हमारा 4 शेषफल आ चुका है। सवाल नंबर 53, तो इसको भी इसी प्रकार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे। तो 2.2 इंटू 0.2 भाग, अब इसको यदि आप सॉल्व करते हो, तो सबसे पहले 2 को 4 से भाग दे दीजिए, 2 आएगा, बाद में पॉइंट का देखेंगे, 2 आया और बाद में क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया। इसके बाद में -1/2 इंटू 4,
अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 आएगा। तो देखिए ये तो आया 1.04 और इधर आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 और 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा दिया। अब देखिए ये आया 2.2 इंटू, अब जब आप इसको इससे भाग दोगे तो ये 1 बच चुका है, 1/2 इंटू 4। अब इनको दोगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, घटाने पर 1 ही बचेगा बस। तो अब ये आ चुका है हमारा 2.2 और इधर यदि काटते हो तो 2 आ जाता है, यानी 2.2 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। यदि 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। देखिए ये है खंबा और खंबे की परछाई कितनी बन रही है, खंबे की परछाई है जो 10√3 दे रखी है और खंबे की ऊंचाई 10 दे रखी है। तो आप ये उन्नयन कोण है जो ये पूछा गया है, तो उन्नयन कोण कितना होगा कि आप जानते हो कि यदि ये भुजा 1 है, ये √3 है और ये 2 है तो क्या होगा, 1 के सामने का कोण 30 डिग्री, √3 के सामने का कोण 60 डिग्री और 2 के सामने का कोण 90 डिग्री, ये आप जानते हो। तो 1 की वैल्यू यदि 10 है, √3 की ये है और 2 की कितनी हो जाएगी, तो 2 की 20 हो जाएगी। तो ये तो हो गई इनकी वैल्यू। और कोण, तो ये उन्नयन कोण कितना हो चुका है, 30 डिग्री। तो ये कोण ही तो पूछा है। सवाल नंबर 56, एक वर्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर तो वह से स्पर्श करने पर बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये दोनों डायग्राम दिए हुए नहीं थे, ये मैंने बनाए हैं, इस सवाल में आपको दिए हुए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज को मार्क कर लेते हैं, A B और ये C मार्क कर लिया। अब वो कह रहा है कि एक वर्त है, इनको आगे यदि आप बढ़ाते हो, इसको बढ़ाया और AB को आगे बढ़ाया तो एक वर्त मैंने ले लिया है, वर्त को हम लाए और इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये डायग्राम बन चुका है अपना। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि एक वर्त किसी त्रिभुज, तो ये BC जो भुजा है ये तो किस पर टच कर रही है, ये तो पॉइंट P हो गया, और AB को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु Q पर टच कर रही है, और AC को यदि आप आगे बढ़ाते हो तो ये बिंदु R पर टच कर रही है, ये कह रहे हो। तो AQ की आपको लंबाई निकालनी है। तो देखिए बेसिक से किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले तो वो कि AB, ये देखिए कि A से किसी बिंदु से, यानी कि किसी बिंदु से यदि वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो A से एक तो AR खींची गई और दूसरी AQ खींची गई, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। कौन कौन सी, AQ बराबर होगी AR के बराबर होगी। दूसरी चीज ये है कि ये भी तो B पॉइंट से ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये भी स्पर्श रेखा हो गई, यानी कि BQ BP भी बराबर होगी। तो अब हम किस प्रकार करेंगे, तो AQ किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। AQ बराबर होगा एक तो AB के और BQ के, इसके बराबर होगा। अब AB तो ऐसा का ऐसा, BQ को हम BP लिख सकते हैं, BP हो जाएगा। तो AQ का मान आ चुका है ये। इसी प्रकार हम AR का जब मान निकालते हैं तो वो आ जाएगा AC प्लस CR, और CR को हम लिख सकते हैं PC। CR था, CR को मैंने PC लिख दिया है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, इधर तो आ जाएगा 2AQ, और 2AQ किसके बराबर आएगा, देखो इधर लिखता हूं, 2AQ किसके बराबर आएगा, क्योंकि
ए आर और ए क्यू बराबर है, तो इसलिए मैंने ए आर को भी ए क्यू लिख दिया, 2AQ हो गया। 2AQ किसके बराबर आएगा? एक तो ए बी है, एक बी पी है, प्लस ए सी प्लस पी सी। अब ये बीपी प्लस पीसी को यदि आप करते हो, बीपी प्लस पीसी, तो ये किसके बराबर हो गए? पूरी बीसी के बराबर। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बीसी, ये हो चुका है। ये किसका मान है? 2AQ का। तो AQ का मान कितना हो जाएगा? AQ का मान इसका आधा हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो जाता है। दूसरा ये है कि आप ये एक्सप्रेशन पहले से निकाला हुआ होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और यदि ये आपको याद होता तो आप पहले से सीधा ही ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते थे। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे कोचिंग वगैरह में सॉल्व भी करवाते हैं, और यही एक्सप्रेशन याद करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर तो क्या है कि जैसे ये निकालना आ गया, यदि आपको वैल्यू दी आती तो पहले आपको ये एक्सप्रेशन निकालना पड़ता और उसके बाद में वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना पड़ता। तो ये मैंने पहले तो बेसिक से आपको समझा दिया किस प्रकार आता है ये फॉर्मूला, तो अब से आप ये याद कर लेना। सवाल नंबर 65, √3 बराबर ये दे रखा है, तो थीटा का मान निकालना है। तो क्या होगा? √3 tan थीटा tan 2 थीटा, ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। अब इस √ को इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर कितना आ चुका है? √3 आ चुका है। तो 2 थीटा कितना आएगा? √3 में tan में वैल्यू किसकी होती है? 60 की। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 30। सवाल नंबर 66, देवेश हर दिन अपने घर से 7 बजे निकलता है, 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन वो अपने घर से 7 बजे निकला और उसने जो पूरी दूरी थी उसकी 5वां भाग 5/6 की चाल से चला और बाकी बचा हुआ भाग 6/5 की चाल से चला। तो वो ऑफिस कितने बजे पहुंचा ये पूछा है। तो वो 7 बजे चलता है और 8:30 बजे पहुंच जाता है ऑफिस, यानी उसको 90 मिनट लगे। तो ये घर है उसका और यहाँ ऑफिस है, तो ये चलने में उसको 90 मिनट लगे। और वो कह रहा है कि 5वां हिस्सा वो 5/6 से चलता है, तो इस पूरी लाइन को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1 हिस्सा ये और 4 हिस्सा ये। तो इतना हिस्सा पहले चलने में उसको कितना लग रहा था टाइम? तो 90 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी इतना हिस्सा चलने में 18 मिनट लग रहे थे और ये 72 मिनट लग रहे थे। चाल थी उसकी इतना हिस्सा चलने में, अब वो 5/6 से चलता है, यानी पहले वाली चाल से 5/6 से चलता है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा क्योंकि दूरी तो उतनी है, 6/5 हो जाएगा। तो इसको आप 18 को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 21.6। इसी प्रकार आगे जो चल रहा है वो 6/5 की चाल से चल रहा है, तो टाइम हो जाएगा 5/6। तो 72 को जब आप 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 60। तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है? 60 तो ये और 21.6 ये। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप टोटल टाइम 81.6 लग रहा है। तो वो कितने बजे चलना स्टार्ट करता है? 7। तो 7 से 60 मिनट जोड़ोगे तो 8 तो ये बज गए और 21 कुछ ज़्यादा, 21.6 ज़्यादा, तो 8:21 के लगभग 8:21.6 इतने पर वो पहुंच जाता है अपने ऑफिस। तो उसने लगभग में आंसर पूछा है, तो 8.21। इसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। इतना है 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हुआ। लड़कों का कितनों का दाखिला हुआ? 8 का। और नया अनुपात कितना बन गया? 1:1। तो अब देखिए इनके बीच का, लड़कियों की तो वृद्धि नहीं हुई, पहले 7 थी तो अभी भी 7। तो इसको 7 बनाने के लिए इसको 7 से, तो ये भी 7 होगा, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। और आपको 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 लड़कों का दाखिला हुआ, 8 का दाखिला हुआ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब पूछा क्या है? तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना था? 2।
तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8, यानी 8 हमारा आंसर है। सिक्सटी नाइन, नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? सौरभ और कृपाल, तो सौरभ काम करता है 30 दिन है यहाँ पर, और ये कृपाल काम करता है 20 दिन यहाँ पर। तो टोटल ये 30 में करता है, ये 20, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 60 दिन में कर ले। यानी दोनों को एलसीएम ले लिया है, 30 का भाग देंगे 2 बार, इसका दिया 3 बार, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। यानी दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन ये दे रखा है 12 ही तो है अपना। सवाल नंबर 74, इसमें क्या दिया गया है? ग्राफ है 2010 से 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दिखाई गई है। तो किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए हैं? तो सबसे अधिक 10 बल्लेबाजों ने 2011 में बनाया है, तो ये आंसर है। सवाल नंबर 75, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? हमारी भुजा है यहाँ पर। तो यानी भुजा ए थी तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? स्क्वायर हो गया ए की पावर। तो यहाँ पर क्या दिया गया? समबाहु की भुजा को 3 गुना कर दिया गया है, भुजा को 1 से कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 से 3, और 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर था, यहाँ 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो अब 999 या 1000 के आसपास आप देख लीजिए कौन सा पूर्ण वर्ग होता है। तो 1000 से बड़ा जो पूर्ण वर्ग होता है 1024 होता है, और छोटा होता है जो 931 होता है, ये 31 का है और ये 32 का है। तो इस बड़ा पूछा है उसने क्या जोड़ी जाए, तो हम 1024 लाना है, हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 25 जोड़ना पड़ेगा, ये आंसर। सवाल नंबर 82, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तो 7:10 हो जाता है। पहले अनुपात कितना था? 2:3, अब कितना है? 7:10। दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है, तो किस प्रकार करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। तो इनके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिफरेंस से ऊपर वाले को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को ऊपर वाले को, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 से करने पर 6, 9, और नीचे 7, 10, ये हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, 6 से 7 1, 9 से 10 1, 1 1। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 4 दे रखी है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है हमारा? दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 12। ऑप्शन नंबर 4। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। ओके, एक काम यानी पूरी दीवार को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यानी कि पहले आप काम 100 था तो अब कितना होगा? 50% ज़्यादा 150। इसको यदि अनुपात में लेते हैं तो 2:3 हो जाएगा। ये हमारा पहले का काम कितना हो गया? 2 मान लिया, तो अब का 3 हो जाएगा। तो अब क्या होता है? मैन M1 डेज D1 और नीचे टोटल वर्क, ये M2 D2 W2। तो अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। पहले मैन कितने थे? 5 थे, दिन लग रहे थे 12, काम था 2। अब मैन कितने हैं निकालने हैं हमको, M2 निकालना है। डेज 10 दे रखे हैं और काम कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है।
तो देखिए ये 2 से गया 6 बार, और ये 5 से ये जाएगा 2 बार, और ये 2 से 3 बार, और ये 3 इधर जाएगा, तो M2 का मान आपका आ जाएगा 9। सवाल नंबर 88। तो ये सवाल वैसे तो रीजनिंग में भी काउंट होता है और कई जगह मैथ में भी काउंट होता है। तो सवाल नंबर 88 में क्या कहा गया है कि 3 खंड है, प्रतियोगिता परीक्षा में 3 भाग है, यानी कि आप ऐसे मान लो कि 3 पेपर है, 1 पेपर, 2 पेपर, और ये हो गया 3 पेपर। इस प्रकार 3 पेपर है। अब क्या कहा गया है कि 33% ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, और ये भाग सी हो गया। तो ये जो भाग है ये क्या होगा, ए प्लस बी। ये जो लीफ टाइप बनी हुई है यहाँ से लेकर ये पूरी जो बनी हुई है ये लीफ ए प्लस बी है। इसी प्रकार ये कितनी होगी, बी प्लस सी होगी, और ये लीफ कितनी होगी, ए प्लस सी होगी, ये होगा। अब उसमें क्या कहा गया है कि उनमें से 33 छात्र खंड ए में कट ऑफ क्लियर करते हैं, यानी ए का मान आ गया, इस पूरे गोले का मान कितना है 33, बी का वाले पूरे गोले का मान 34, और सी वाले पूरे गोले का मान कितना है 32। ये दे रखा है एक तो आपको। अब दिया गया है कि 10 छात्र ए 10 छात्र खंड ए और बी में कट ऑफ क्लियर करते हैं। तो ए और बी में कितने कर रहे हैं 10, इसी प्रकार 10 कर रहे हैं। बी और सी में कितने कर रहे हैं, यानी इस लीफ का मान आ गया 9, और ए और प्लस सी का मान कितना आ गया 8, ये और दे रखा है। अब बाकी वो कह रहा है कि प्रत्येक खंड में जो केवल इतना भाग है, ये क्या लिखा है, केवल एक खंड को क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी और वह प्रत्येक खंड की 21 है, यानी केवल एक को ही कर रहे हैं, तो इतना इतना भाग इसकी वैल्यू 21 है। इसी प्रकार इतना इतना भाग यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 21 और इसकी वैल्यू भी इतने इतने भाग की 21 है। तो अब पूछा है कि ये जो बीच वाला कॉमन भाग है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कोई भी दो ले लो, जैसे मैं इस गोले को ले लीजिए पूरे को, तो पूरे का मान कितना है 33। ओके, बाकी एक तो इतना तो 21 है, इतना तो 21 है, पूरे का मान कितना है 33 हो गया, और इनसे गिने तो एक तो हो गया 21। यहाँ से यदि पूरे का जोड़ा जाता है इस लीफ का तो 10 आता है, और यदि इसको जोड़ा जाता है तो 8 आता है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो चुका है, बाकी तो पूरा 33 हो चुका है, और 33 में एक बार और ये जुड़ चुका है। तो इस पूरे को जोड़कर इसमें से आप 33 घटा दो तो 21 प्लस 10 कितना होगा 31, 31 और 8 कितना होगा 39, और 39 में से 33 घटाओगे तो ऑप्शन आपका 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ये आ जाएगा। और दूसरा आप इस प्रकार देख सकते हो कि यदि मैं इतने भाग को कट कर देता हूँ, जो ये कॉमन वाला भाग है इनका, तो मान कितना होगा, इधर तो कट करूँगा 33 माइनस एक्स हो जाएगा, और बाकी में जोड़ा तो 21, और ये 10 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि एक्स हमने मान लिया है, इस भाग को बीच वाले भाग को हमने एक्स मान लिया, तो ये वाला भाग केवल 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और दूसरा वाला 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब इनको आप यदि सॉल्व करोगे तो आपके पास x का मान 6 ही आएगा। तो दोस्तों ये वाला सवाल आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। और सवाल नंबर 98, नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। किससे 2004 से करनी है, 2004 ये रहा और 2008 ये रहा। 2004 में कितनी है 35 दे रखा है, और 2008 में 70 दे रखा है, तो वृद्धि कितनी हुई है 35 हुई है।
तो 35/35 इंटू 100, तो कितने परसेंट की? 100% की वृद्धि हो चुकी। दोस्तों आज का हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट, और आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना।